आप सभी को आशीष सिंह का नमस्कार। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे वास्को डी गामा अब्दुल मजीद नामक गुजराती व्यापारी की मदद से केप ऑफ गुड होप होते हुए कालीकट पहुंचा। कब पहुंचा? 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। वहां पे उसका स्वागत वहां के राजा, जिसकी उपाधि जमोरिन थी, उसने किया, परंतु वहां पे जो पहले से अरब के व्यापारी थे उसने उसका विरोध किया। वास्तव में वास्को डी गामा का 14 मई 1798 ईस्वी को कालीकट पर उतरना एक भारत में एक तरह से नए आधुनिक युग की शुरुआत थी, जिससे क्या हुआ कि भारत और यूरोप के बीच नए राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित हुए। ये संबंध लगभग 350 सालों तक चले प्रारंभ में, और इन संबंधों को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला भाग क्या होगा? पहले भाग में क्या होता है कि यूरोपीय कंपनियां जो भारत में व्यापार करने के लिए आई, तो उससे क्या हुआ? व्यापार के बदले उन्होंने भारत को क्या दिया? सोना चांदी, यानी बुलियन की मात्रा बढ़ी। देश में जब सोना चांदी की मात्रा बढ़ती है तो आर्थिक उन्नति होती है। तभी कहा जाता है कि मुगल काल, शाहजहां या औरंगजेब के समय तक भारत का वैश्विक जीडीपी में योगदान 30% के लगभग था। भारत का वैश्विक व्यापार में योगदान 30% के लगभग था। उसके बाद द्वितीय चरण में बाकी कंपनियों ने या देशों ने अपने अधिकारों का संरक्षण करना चालू कर दिया। अपने जितने भी उनके निजी संसाधन थे उनका संरक्षण करना प्रारंभ कर दिया। इससे क्या हुआ? उन्होंने औपनिवेशिकरण, कॉलोनाइजेशन की शुरुआत करी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पुर्तगाली कैसे भारत में आए और उनके किन चरणों में उन्होंने भारत में अपना व्यापार प्रारंभ किया। तो पहले में हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक अभियान, फिर दूसरे में पढ़ेंगे हम लोग सरकारी अभियान एवं गवर्नर, तीसरे में पढ़ेंगे हम लोग पुर्तगालियों का योगदान, और लास्ट में पुर्तगालियों की नीति को पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें प्रारंभिक अभियान जो था पुर्तगालियों का, वो एक निजी व्यापारियों का ही अभियान था। सभी व्यक्तिगत तौर पर व्यापार करने के लिए भारत में आते थे। पहले वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा जब वापस यूरोप गया तो उसने या भारत से मसाले और सूती वस्त्र जहाज में भर कर ले गया, और कहा यह जाता है कि उसने लगभग 60 गुना का प्रॉफिट कमाया। इसके बाद पुर्तगाल का जो दूसरा अभियान आता है वो पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल के माध्यम से आता है। तो परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुर्तगाली का दूसरा अभियान किसके माध्यम से आया? तो कौन लाया था? पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल। ये दूसरा पुर्तगाली था जो कि भारत में आया था। इसके बाद वास्को डी गामा दोबारा भारत आता है। कब आता है? 1502 ईस्वी में वो भारत आता है, और उसके बाद वो कोचीन में 1503 में एक फैक्ट्री स्थापित करता है। किसकी सहायता से? अल्फांसो दी अल्बुकर्क की सहायता से। बाद में हम पढ़ेंगे। इसकी सहायता से कोचीन में एक फैक्ट्री की स्थापना करता है। तो एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने भारत में पहली फैक्ट्री की स्थापना कहां करी? तो कोचीन में करी। ये हमको ध्यान में रखना है। कहां करी? पुर्तगीज फर्स्ट फैक्ट्री कोचीन में। इसके बाद क्या होता है? वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आता है। वो आता है सितंबर 1524 ईस्वी में। उस समय वो भारत का वायसराय बनकर आता है, और दुखद घटना ये होती है कि दिसंबर 1924 में ही कोचीन में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पूछा जाता है किस वायसराय की समाधि कोचीन में है? तो वास्को डी गामा की समाधि कोचीन में है। ठीक, इसके बाद क्या हुआ? जब पुर्तगाली सरकार ने देखा कि निजी कंपनियों को इतना लाभ हो रहा है, तो क्यों ना एक सरकारी कंपनी चलाई जाए। फिर उन्होंने एक सरकारी कंपनी एस्ताडो इंडिया की स्थापना करी। इसने वहां पे इसको अधिकार दिए गए कि भारत में राजनीतिक, व्यापारिक और युद्ध से संबंधित
अधिकार इस कंपनी को दिए गए। इसके अंतर्गत कंपनियों में गवर्नर को बनाकर भेजा गया, विभिन्न गवर्नरों को भेजा गया, और ये गवर्नर किस प्रकार भारत आए उनका क्रम इंपॉर्टेंट है, जो कि अधिकतर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहले आया फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा क्या था? ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगीज था। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। इसने क्या किया? इसने 1509 ईस्वी में मिस्र, तुर्की और गुजरात की कॉमन संयुक्त बेड़े को हराकर, संयुक्त सेना को हराकर द्वीप पे कब्जा कर लिया। और सेकंड है, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी जारी करी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है? ब्लू वाटर पॉलिसी मेनली हिंद महासागर के क्षेत्र में, ये आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर के क्षेत्र में इसने क्या किया? अपनी नौसेना की स्थिति को मजबूत किया। अल्मीडा जानता था कि जितनी ज़्यादा नौसेना मजबूत होगी उतना ही ज़्यादा हम इंडिया के तट पर मजबूत रहेंगे, हम उतना ही अच्छा व्यापार कर सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं अरबों से, बाकी आने वाले और दूसरी कंपनियों से। इसके बाद तो ब्लू वाटर पॉलिसी जारी करी। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई? पहला गवर्नर जनरल था। इसने 1509 में मिस्र, गोवा, मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को हराकर द्वीप पर कब्जा किया। और ब्लू वाटर पॉलिसी किसने जारी करी? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने जारी करी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। चलिए ये क्लियर हो गया हम लोगों का। इसके बाद जो आता है गवर्नर अल्फांसो डी एल्बुकर्क। अल्फांसो दी एल्बुकर्क, इसको पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो अल्फांसो दी एल्बुकर्क को माना जाता है। इसने क्या किया? इसने भारतीयों की पुर्तगीज सेना में भर्ती करना प्रारंभ किया। इसने, चूंकि पुर्तगाल तो एक छोटा सा देश है, वहां पे उतने बड़ी सेना नहीं थी, तो उसने वहां से क्या किया कि कैसे हम भारत में अपनी सेना का प्रसार कर सकते हैं। तो उसने क्या किया? यहीं से लोकल लेवल पे ही भारतीय सैनिकों की भर्ती करना चालू करी। फिर इसने क्या किया कि भाई समाज में पुर्तगालियों को कैसे अपनाया जाए, कैसे पुर्तगालियों की आबादी बढ़ाई जाए, तो उसके लिए उसने क्या किया? एल्बुकर्क ने, उसने क्या किया? उसने पुर्तगालियों को बोला, अपने अंडर में जितने पुर्तगीज थे उनको बोला कि भारतीय स्त्रियों से शादी करो और उनसे बच्चे पैदा करो, ताकि भारत में पुर्तगाल की जनसंख्या बढ़ सके, पुर्तगालियों की जनसंख्या बढ़ सके। इसके बाद इसने क्या किया? सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है कि किस गवर्नर ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा की रोक लगाई? तो ये अल्फांसो डी एल्बुकर्क ही था जिसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा की रोक लगाई। इसे राजा राम मोहन राय का प्रीडिसेसर भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं इसने क्या किया। इसने पहले बीजापुर के आदिल शाह को हराकर गोवा पे कब्जा किया। फिर इसने स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे 1511 में कब्जा कर लिया। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये है आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का। मलक्का स्ट्रेट किस किस को जोड़ता है? ये हमारा अंडमान सी है, यहाँ साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी तो आप सभी लोग जान ही रहे हैं, आजकल बहुत न्यूज़ में है, क्योंकि चीन वहाँ सबको पहले पड़ा है, अमेरिका, वियतनाम सबको अकेले सबसे लड़ रहा है। चीन अपना वहाँ पे एकाधिकार बताता है, बोलता है कि ये एरिया हमारा है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मलक्का स्ट्रेट। स्ट्रेट ऑफ मलक्का किस किस को जोड़ता है? अंडमान सी और साउथ चाइना सी को। तो ये ध्यान रखना है। अब वापस से आते हैं हम लोग, तो देखते हैं क्या है कि 1511 में इसने मलक्का स्ट्रेट पे कब्जा कर लिया। ठीक, और इसके बाद इसने हॉर्मुज पे भी कब्जा कर लिया। हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये देखिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये वाला। ये क्या करता है? ये आपका फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ है, और यहाँ गल्फ ऑफ ओमान है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसको कनेक्ट करता है? पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से कनेक्ट करता है। तो ये चीज भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो इसने क्या किया? फारस की खाड़ी पर भी कब्जा कर लिया। अब देखिए सबसे ज्यादा
पुर्तगालियों की नौसैनिक शक्ति का विस्तार किसके समय हुआ? अल्बुकर्क के समय। इसने मेडागास्कर, केप ऑफ गुड होप, यहां से मेडागास्कर से होते हुए पूरे हिंद महासागर, मलक्का स्ट्रेट तक पुर्तगालियों का एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर दिया। नौसैनिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वहां पे उन्होंने, पुर्तगालियों ने अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद एक लास्ट में नोनू डी कुन्हा एक इम्पॉर्टेंट गवर्नर हैं, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इन्होंने क्या किया था, कोचीन से जो राजधानी इनिशियली बनाई थी कोचीन, उससे इन्होंने कोचीन से गोवा को स्थानांतरित कर दिया। तो नोनू डी कुन्हा ने क्या किया, कोचीन से गोवा को राजधानी स्थानांतरित की। अच्छा, यहाँ क्या हुआ, जब अल्बुकर्क ने गोवा को अपने कब्जे में ले लिया, गोवा पे अधिकार कर दिया, किससे? बीजापुर के आदिल शाह को हराकर, तो उसने क्या किया, गोवा को राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभारा। आप आज भी गोवा जाएंगे तो वहाँ इस चीज़ का इफेक्ट आपको मिलेगा। आप गोवा जाएंगे तो आपको वहाँ पोर्तुगीज कल्चर देखने को मिल जाएगा। आप, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि बंगाल के मसूद शाह ने चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। किसको? पुर्तगालियों को अनुमति दी। इसके बाद अकबर की अनुमति से पुर्तगालियों ने हुगली में कंपनी की स्थापना करी, और हुगली में ही कंपनी की स्थापना करने के बाद इन्होंने बंगाल की खाड़ी में हुगली को सेंटर बना लिया, और हुगली से ही ये लोग लूटपाट करने लगे। इनकी लूटपाट से तंग आकर शाहजहां ने हुगली को अपने कब्जे में ले लिया। तो प्रश्न ये पूछा जाता है, किसने बंगाल की खाड़ी में लूटपाट का केंद्र बना रखा था हुगली को? पुर्तगालियों ने। ठीक, ये हो गया। और किसने पुर्तगालियों को हुगली से भगाया? शाहजहां ने। ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पुर्तगालियों का योगदान क्या था। तो पुर्तगालियों का भारत में देखते हैं, फसल एवं कृषि उत्पाद के रूप में देख सकते हैं कि आलू, टमाटर, मक्का, अमरूद, अनानास, कहवा, वनीला, तंबाकू। तंबाकू देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि तंबाकू भारत में लाने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। फिर लाल मिर्च, अल्फांसो आम, हापुस आम का आपने नाम सुना होगा, जो पर पीस बिकता है, बहुत महंगा आम होता है, मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो जाता है, मुंबई साइड में ज़्यादा आपको मिलेगा। वो हापुस आम लाने वाला, उसी को अल्फांसो आम, ये अल्फांसो दी अल्बुकर्क ही हापुस आम या अल्फांसो आम को लाया था। इसी के नाम पे उस आम का नाम अल्फांसो आम पड़ा। ठीक, इसके बाद आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी पुर्तगालियों ने करी। अब पुर्तगालियों ने जब आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी तो क्या हुआ कि पहली पुस्तक कौन सी छापी? ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने पहली पुस्तक बाइबिल छापी थी। इसके बाद भारत में यांत्रिक घड़ी, एस्ट्रोलैब, त्रिकोणपाल आदि को लाने वाले पुर्तगाली ही थे। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा पुर्तगालियों के योगदान के बारे में। एक बार लास्ट में हम लोग समराइज कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोगों को एग्जाम में पूछी जाती है। पहली चीज़, वास्को डी गामा कब भारत आया? 1498 में कालीकट में आया। ठीक, फिर दूसरा पुर्तगाली अभियान कौन लाया? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल लाया। फिर वास्को डी गामा दोबारा कब आया? 1502 में आया। फिर कोचीन, पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी? तो कोचीन में थी। यहाँ देख लीजिए मैप में आप, कोचीन में थी। फिर इसके बाद पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। उसने द्वीप पर अधिकार किया। द्वीप देखिए यहाँ पे, द्वीप पे कब अधिकार किया? 1509 में। किसको हरा कर अधिकार किया? मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना को अधिकार किया। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने जारी करी? ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने जारी करी। फिर पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे बोला जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को बोला जाता है। किसने भारत अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर रोक लगाई? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कराई। कभी कभी गोवा यानी अधिकार का क्रम पूछ लिया जाता है, पुर्तगालियों ने कैसे अधिकार किया? तो गोवा, मलक्का एंड हरमुज। ध्यान देंगे यहाँ, हरमुज स्टेट क्या करता है आपका? पर्शियन गल्फ को ओमान गल्फ से कनेक्ट करता है। मलक्का स्टेट क्या करता है आपका? अंडमान सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और लास्ट, कोचीन से गोवा राजधानी पुर्तगालियों की किसने स्थानांतरित करी? नीनो डी कुन्हा ने। और ये तो अन्य फैक्ट हैं, ये आपने देख ही लिए हैं।
ये सब देख लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पुर्तगालियों की नीति क्या थी। पुर्तगालियों की नीति क्या थी? पुर्तगालियों ने कार्टेज, ये कार्टेज, ठीक। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। हाँ, तो पुर्तगालियों ने कार्टेज आर्माडा काफिला पद्धति की शुरुआत करी। ये एक परमिट होता था, जिसको भी समुद्र में, हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए जाना होता था, उसको एक कार्टेज लेना पड़ता था पुर्तगालियों से। इसका केंद्र कहाँ होता था? कार्टेज के लिए, परमिट के लिए कहाँ अप्लाई करना पड़ता था? गोवा में। गोवा में अप्लाई करना पड़ता था। यहाँ तक कि बादशाह अकबर को भी कार्टेज लेना पड़ता था। तो आप समझ सकते हैं कि पुर्तगाली एक समय कितने ज़्यादा शक्तिशाली थे। इनका पूरे हिंद महासागर पर एक छत्र साम्राज्य था। जब इन्होंने कार्टेज काफिला सिस्टम चालू किया, उसके बाद इन्होंने हिंद महासागर क्षेत्र में, इनके तटीय क्षेत्रों में 50 दुर्ग लगभग बनाए, और इनका जो नौसेना थी उसमें 100 से अधिक बड़े जहाज हुआ करते थे। ये क्या करते थे? जो भी परमिट जहाज लेके जाता था, परमिट जहाज को दिया जाता था व्यापारियों को, मगर एक शर्त रखी जाती थी कि उसमें आप गन पाउडर और काली मिर्च नहीं ले जाएंगे। ये दो चीज़ तो भैया आप ले ही नहीं जा सकते, इस पे तो हमारा अधिकार है। गन पाउडर और काली मिर्च। इनके पीछे एक व्यापारियों के पीछे ये एक अपनी नौसेना भेजते थे, नौसेना जहाज जाता था जो इनकी सुरक्षा करता था, और ये देखता भी था कहीं ये बोल के जा रहे हैं कि हम यही व्यापार करने जा रहे हैं, इधर उधर तो नहीं कर रहे। समझ रहे ना आप? इसके लिए इन लोगों ने कार्टेज की स्थापना करी, और ब्लू वाटर पॉलिसी को वाकई में जिसने स्ट्रॉन्ग किया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। तो आगामी 100 सालों तक तो पुर्तगाली काफ़ी अच्छा इन्होंने भारत में व्यापार किया, मगर धीरे धीरे डचों के आने के बाद पुर्तगालियों का पतन होना चालू हो गया। तो पुर्तगालियों के पतन के लिए पूछ लिया जाता, बस जान लीजिए कि क्या क्या कारण थे। एक तो पहला कारण था कि आप व्यापार करने आए थे और व्यापार का राजनीतिकरण होने चालू हो गया। तो जहां व्यापार का राजनीतिकरण होना चालू हो गया, वहीं से पुर्तगालियों का पतन शुरू हो गया। ठीक, फिर क्या हुआ? जब व्यापार का राजनीतिकरण होगा तो राजनीति तो जानते ही हैं आप लोग, राजनीति आई तो भ्रष्टाचार आएगा, लूटपाट आएगी। तो भ्रष्टाचार और लूटपाट आने से इनके व्यापार को भी प्रभाव पड़ा। फिर इन्होंने भारतीय स्त्रियों से शादी के लिए प्रोत्साहन, या भारतीय लोग इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। मेन रीजन क्या? और फिर क्या हुआ? 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर स्पेन का अधिकार हो गया, पुर्तगाल का विलय हो गया स्पेन में। एक कारण ये भी था। एक कारण जो था वो आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, टॉर्डेसिया की ट्रीटी। टॉर्डेसिया की ट्रीटी में क्या हुआ था कि उन्होंने केप वर्डे आइसलैंड से इधर 150 किलोमीटर की दूरी पर, 150 नॉटिकल माइल की दूरी पर एक लाइन खींच लिया था स्पेन के साथ जो ट्रीटी हुई थी। उसमें ये बोला था कि ईस्ट का जो हिस्सा है वो हमारा रहेगा और वेस्ट का हिस्सा स्पेन का रहेगा। मगर मैंने कल आपको बताया था कि वो जो लाइन थी वो ब्राज़ील से पास होकर जा रही थी। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, वो आधी जब ब्राज़ील से पास हो रही थी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ब्राज़ील पे ही पूरा कब्जा कर ले। और हाँ, उन्होंने ब्राज़ील पे ही कब्जा किया। आज भी आप ब्राज़ील की लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज देखेंगे तो उसमें पोर्तुगीज उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज दिखाता है। तो इन्होंने क्या किया, ब्राज़ील को डेवलप करने में, ब्राज़ील क्योंकि पास पड़ता था वहाँ से, तो ब्राज़ील पे अपना ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया, ना कि इंडिया पर। और फिर डच और ब्रिटिशर्स जो आए, जो आधुनिक तकनीकों से लैस होकर अच्छी उनकी नौसेना थी, उन्होंने, और अनुशासन ज़्यादा था, उन्होंने पुर्तगालियों को भारत में पीछे कर दिया। मगर ध्यान देने की बात यह है कि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए। ये आए तो देखिए 1498 में,
और गए कब ये? 1961 में। यानी सबसे पहले आए और सबसे लेट में गए हैं पुर्तगाली। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्रम क्या है व्यापारिक कंपनियों का भारत में आने का। तो वो क्रम हम लोग ध्यान रखेंगे। क्रम में क्या है? पहला देखिए PHEDF, ऐसे याद कर लीजिए। PhD रहता तो बीच में E डाल दीजिए, लास्ट में F, ठीक है। D के बीच में E एंड F आ जाएगा। तो पोर्तुगीज पहले, पुर्तगाली, दूसरा डच क्या थे? नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे, तो हॉलैंड से H ले लिया है मैंने। दूसरा डच हो गया। तीसरे तो अंग्रेज हो ही गए। लास्ट में ये D से डेनिस, और F से हम लोग का फ्रांस वाले आ गए आपके। तो ये जो क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिस, फ्रांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रम है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर कुछ भी आपका डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, या कुछ करेक्शन होगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।